वेलकम बेटा जी टू लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ ग्रेविटेशन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था बाय द एंड, है ना। दिस इज़ द क्वेश्चन जो मैंने एंड पे दिया था। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन आप फिर कंपेयर कर लेना आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, मेरा जो आंसर आया है इसमें मतलब जो सोल्यूशन में है वो दैट इज़ 1.60 इंटू 10⁻11। ठीक है, ओके। वैसे आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए दिया था मैंने। ठीक है, चलिए बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर नंबर 2 मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। इट सेज दैट कि पहला क्वेश्चन देख लो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ अ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड है ए से बी तक। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड ए से बी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक पार्टिकल को लिया जा रहा है, ठीक है, जो ए से जा रहा है बी तक। एक पार्टिकल को कैरी करा जा रहा है ए से बी तक, ठीक है, इन 4 अलग अलग रास्तों के थ्रू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें बोलना है किस वाले पाथ में वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका ऑप्शन फोर्थ आएगा, वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ शुड बी सेम। क्यों? क्योंकि लॉजिक लिखा हुआ है। हमने कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ा था कल। हमने कहा कि जो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, अगर आपको याद होगा, ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ना F.S, ठीक है, वो वर्क डन होता है ज़ीरो किस पे, क्लोज्ड पाथ पे। याद होगा आपको, वर्क डन ऑन द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो। क्लोज्ड पाथ पर जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा जी, ज़ीरो। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो वर्क डन होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है तो वो वर्क डन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पाथस में वर्क डन क्या है, सेम है। ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये 202 का है, JKCET का। ज़्यादा खतरनाक सवाल तो नहीं है, आप इसका आंसर आराम से सोच लेना। ठीक, कोई मसला नहीं है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। थिंक ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इस पर सोचेगा अच्छे से। देन थर्ड ले लेते हैं। वैसे ये वाला जो सवाल है इसका आप देख लेना, उतना मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड सवाल है, आप देख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फिनिट रेंज, इनमें से किस फोर्स की इन्फिनिट रेंज होती है। ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, किस फोर्स की इन्फिनिट रेंज होती है। मैं आपको बताऊं, जो ये इनवर्स स्क्वायर वाले फोर्सेस होते हैं ना, जिनमें एफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनकी खास बात यह है कि जब आर का वैल्यू बढ़ जाता है तो फोर्स का वैल्यू जो है वो घट जाता है। ठीक, जैसे आर बन जाता है ना इन्फिनिटी, ठीक, तो फोर्स अपने आप हो जाता है ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, जब आप इससे इन्फिनिट दूर चले जाओगे, कितने दूर, इन्फिनिट दूर, तब जाकर यहाँ पे फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो बनेगा। या जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि चार्ज को जो है जब आप इससे इन्फिनिट दूर जाएंगे तब जाकर इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बन जाएगा ज़ीरो। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों की रेंज इन्फिनिट है, मतलब दे एग्जिस्ट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, ई और आर, उसका रिलेशन कुछ ऐसे आता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं बता रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर। ठीक, अगर आप अभी 11th में ही हैं तो आपको शायद ये ग्राफ पता नहीं होगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोली वो समझ लो। देन वी हैव कि मास ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, मास की डेफिनेशन पूछी है, मास, मास ना कि ग्रेविटी, मास के बारे में पूछा है, वेट के बारे में नहीं पूछा है। मास, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज़ द मास। ओके, दूसरा, इट डज़ नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, मास तो मास है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। प्लेस टू प्लेस वेरी क्या करता है, वेट। वेट जो होता है ना, वेट, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तीसरा, इट चेंजेस विद चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं,
मास तो कांस्टेंट है, क्लासिकली मास कभी चेंज होता ही नहीं है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है मास, मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो तो फिक्स है। दूसरा होता है वेट, वेट आपको समझना पड़ेगा। वेट का मतलब होता है फोर्स। अगर ये अर्थ है ना और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, तो जो वेट होगा ना दैट विल बी m इंटू जी। वो अलग है, वो तो एक फोर्स है, ठीक है। मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मास तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास का जैसे ऐसा यूनिट होता है केजी, ना ये टाइम के साथ बदलता है ना प्लेस टू प्लेस बदलता है। अलबत्ता वेट प्लेस टू प्लेस बदलता है ना, वेट तो बदलता है, लेकिन हम मास की बात करें, मास नहीं बदलता, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द बॉडी इज 9.8, वेट 9.8 है, यानी एम जी गिवन है 9.8। तो आपको बताना है जी का वैल्यू है एम, जी का वैल्यू आप लगा लो 9.8। आपसे पूछा है मास का वैल्यू बताना ज़रा, 9.8 9.8 कैंसिल, तो आप देख पा रहे हैं मास बेसिकली कितना आ रहा है 1 kg, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस, ये है न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, इसके बारे में कौन सी चीज़ सही है। द क्वांटिटी जी डिपेंड्स ऑन द लोकल वैल्यूज ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। द क्वांटिटी जी इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं, जी का हर जगह पे वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। द क्वांटिटी जी इज यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस, नहीं, ठीक है। मैंने आपको बोला था शायद, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, उनके बीच में आपको देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करो, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो है ना ये फोर्स, इसको क्या कहेंगे नाम हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो दो बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अच्छा, अगर दोनों में से एक अर्थ है और वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, मगर इसको ग्रेविटी बोला जाता है, तब भी बेटा यही इक्वेशन वैलिड होती है। तो दोनों ही इक्वेशंस में कैपिटल जी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा नहीं सर यहाँ तो आप वेट फोर्स बोलते हो इसके बराबर, W इज इक्वल एम जी, सही है, एम तो सही है, लेकिन ये जी क्या है, आप पढ़े हैं ना इक्वेशन, ये आता है GM/r², ठीक है, कैपिटल GM। तो ये तो वही आ गया ना, फिर जी वाली डिपेंडेंस आ गई इसमें, है ना, आगे ना जी वाली डिपेंडेंस। द क्वांटिटी जी इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाँ ये सही है, जी जो है ना जी कैपिटल जी, दैट्स ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इज़ एक्सपीरियंसड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपीरियंसड बाय ईच एंड एवरी बॉडी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ द डोमिनेंट फोर्स बिटवीन द सेलेशियल बॉडीज़, सेलेशियल बॉडीज जब होती है ना, हेवी बॉडीज़, हेवी ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत ज़्यादा है, अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि सेलिशियस बॉडीज़ जो होती हैं, डोमिनेंट बॉडीज़, वहाँ जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही ही है। तीसरा, इट इज़ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, हाँ, जो एटम्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एटम्स के बीच में होता है वो नेग्लिजिबल है, ये भी ट्रू है क्योंकि मास कम है। इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडीज़ इन आवर यूनिवर्स, हाँ ये सही है। अगर ये ना गलत है, अगर देखा जाए इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडीज़, गलत है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है किस पे, जी m1 m2/r², अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग होगा, सो देयरफॉर इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडीज़। सो सब के लिए सेम नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी दो पेयर ऑफ बॉडीज़, कोई भी दो बॉडीज़ उठा ली और बोल रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा उन दोनों के मास पे। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज़ बेसिकली फॉल्स। Next question, it says that the law of gravitation hold is good for any pair of bodies, law of gravitation अच्छे से काम करता है कोई भी दो बॉडीज़ क्यों ना हो उन पे, ये तो सही है, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह होता है, ठीक है। हाँ, इतना तुम बोलते हो कि जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, लेकिन होता तो है ना,
देन द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम्स ज़ीरो व्हेन द पर्सन इज एट सेंटर ऑफ द अर्थ। हम पढ़ेंगे जब कोई इंसान अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाता है तो उसका वज़न यानी वेट ज़ीरो हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे, ये सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। ठीक, अब यहाँ पे ना हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें बेसिकली पढ़ना है सुपरपोजिशन रूल। अब बेटा जी सुपरपोजिशन रूल जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट रूल है। मे भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने किया होगा सुपरपोजिशन पे थोड़ा बहुत आपने क्वेश्चंस किए हैं अगर आप 12th पढ़ रहे हैं अभी। तो उसी तरह का कुछ कहानी यहाँ पे भी है। सुपरपोजिशन रूल में भी इसी तरह की स्टोरी यहाँ पे भी मैं चलाऊँगा। अब ये रूल क्या कहता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है सोच लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज m0। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट पर इसके आसपास बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m2, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m3 डैश डैश डैश, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है mn। तो ये m1 इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, फोर्स लगाएगा। m2 अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। m3 भी अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। इस तरह से mn भी खींचेगा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बोलूँ आपको टोटल फोर्स कितना है, तो आप बोलेंगे सर नेट फोर्स जो आएगा ना इस ऑब्जेक्ट पे दैट विल बी सिंपली F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डैश डैश डैश। यानी जो नेट फोर्स है ना वो इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, सम। तो मैं बात समझ आई। ठीक है, अगर इस पे नेट फोर्स देखना है तो वो सम होगा। ज़रा मुझे बताना 1 मिनट। लेकिन पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये जो सम यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है ना ये वेक्टर सम है। कौन सा सम, वेक्टर सम। ठीक है बेटा जी, अगर आपने वेक्टर थोड़ा रिवाइज नहीं करा है ना तो आई विल सजेस्ट यू टू डू दैट वेक्टर पार्ट। आप वेक्टर को रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि वेक्टर वाला पार्ट इज़ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस। बट ठीक है, अगर आपने किया है गुड, अगर नहीं किया है तो 1-2 पॉइंट्स में आपको वेक्टर के बारे में बताता चलूँगा जल्दी जल्दी में। सबसे पहली बात, अगर यहाँ वेक्टर ए है और इसी तरफ दूसरा वेक्टर है बी, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा a प्लस जी, सही सुन, a प्लस बी के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज इक्वल वेक्टर्स हैं, मिसाल इक्वल, जैसे एक वेक्टर इधर है a, दूसरा वेक्टर इधर है a। ठीक है, दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट आता है यहाँ पे √3a के बराबर। और वो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो आएगा इधर से 30 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्टर के अलोंग। ठीक है, तीसरी बात, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर ए इधर है 90 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट इधर से आएगा और वो जो रिजल्टेंट आएगा ना दैट विल बी सिंपली √2 टाइम्स ए, है ना, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, चौथी बात, अगर एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर ए इधर है 120 डिग्री के एंगल पे, तो जो रिजल्टेंट है वो यहाँ 20 से आएगा और रिजल्टेंट आएगा दोनों में से एक के बराबर। ठीक है, 60 डिग्री पे आएगा, दोनों में से एक के बराबर। ठीक है, जनरल रूल एक बता देता हूँ, सुनना। अगर एक वेक्टर इधर है ए और एक वेक्टर इधर है ए, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हमें इनका एडिशन करना है, एडिशन। ठीक है, तो इनका एडिशन जो आएगा ना रिजल्टेंट वो आ जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, है ना। और अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो रिजल्टेंट आता है 2a sin ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि ये चैप्टर आप, अगर आपने 12th 11th करा है तो 12th में आप पढ़ रहे हो तो आप ये चैप्टर हमेशा कब करो, इलेक्ट्रोस्टैट के साथ या इलेक्ट्रोस्टैट के बाद। ठीक है, साथ साथ करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, है ना। ठीक है, ये हमारा है आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को, एक बारी ट्राई कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को।
उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, है ना। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप ज़रा आंसर मैच करिएगा अपना। देखते हैं बेटा जी। देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि है 3 kg का, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि है 2 kg का, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो कि है 4 kg का, है ना। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इन टोटल। अब देखिएगा ये जो 3 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ 2 और यहाँ 4। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 2 kg पे नेट फोर्स। तो 2 kg पे एक तो ये यहाँ से अट्रैक्शन दे रहा होगा, ये फोर्स जो है ना अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये 3 मीटर है। तो ये जो फोर्स होगा F दैट इज इक्वल टू G, M1 इज 3, M2 इज 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं दिस विल बी 3 टू 6 G अपॉन 9। तो मैं लिखूंगा इसे 2/3 G, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स होगा बराबर F डैश लिख लेते हैं G 2 × 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यानी 2 स्क्वायर। तो F डैश को लिख सकता हूँ मैं 8G अपॉन 4, यानी वो आ जाएगा 4G। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये फोर्स ज़्यादा है इस वाले से, तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो जो बेटा नेट फोर्स यहाँ पे होगा दैट विल बी 4G माइनस 2/3G, ठीक है। दिस इज 4 3 are 12 माइनस 2 अपॉन 3 × G, है ना। तो आपके पास जो फोर्स आएगा F दैट इज सिंपली 10/3G, ठीक है। आप यहाँ पे G का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो और जो है आंसर निकाल सकते हो। तो नेट फोर्स जो है वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये रहा फोर्स ऑन 2 kg, ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए पहले 1-2 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लो तुम्हारे पास बेसिकली एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छे से सवाल सुनेगा। ट्रायंगल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका मास है M1, M ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है M। अच्छा यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास है M। अब सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि ये तीनों मासेस गोल गोल घूम रहे हैं इस तरह से, दे आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कल। इस सर्कल में ऐसे घूम रहे हैं ये तीनों के तीनों मासेस। और जब ये सर्कल में घूमते हैं ना तो दे आर मूविंग इन सर्कल अंडर द म्यूचुअल फोर्स ओनली। ये सर्कल में मूव कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये सिर्फ एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और उसी फोर्स की वजह से ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, कोई और फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको बताना है टाइम पीरियड क्या आएगा इनका, टाइम पीरियड क्या आएगा, कभी पूछेगा स्पीड क्या आएगी, इसी तरह की बात है। चलो मान लो कि जब ये घूमेगा तो इस तरह से सर्कल में घूम रहे हैं इस तरह से, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v इसके पास भी सेम वेलोसिटी और इसके पास भी सेम, है ना, स्पीड कह रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताइए, ये साइड हमारे पास A है, हाँ ठीक। मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या होगा। एक तो ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, है ना, ये फोर्स मैं लिख सकता हूँ Gm × M दैट इज M² डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है दैट इज A², ठीक है। और एक फोर्स वो M लगा रहा होगा इधर की तरफ, उसको मैं लिख सकता हूँ Gm² A², बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा इन दोनों का नेट कहाँ से आएगा, एंगल यहाँ पे जो है ना हर कोई एंगल दैट इज 60 डिग्री, यहाँ पे भी जो एंगल है वो 60 डिग्री है ना। तो आप जानते हैं, बताया है अभी, जब दो फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पे लगेंगे दोनों बराबर होंगे, नेट फोर्स इधर की तरफ होगा, है ना, F नेट, ठीक। और अगर मैं ये नेट फोर्स लिखूं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं F नेट, वो आ जाएगा बराबर Gm√3 टाइम्स Gm²/A²। बेटा जो फोर्स सेंटर की तरफ है क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, mv²/r, ठीक है। तो आप इसको m⍵²r भी लिख सकते हो, ठीक है। r मैं बताऊँ, r ये वाली रेडियस है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा √3G, m और m कैंसिल ना, Gm/A² दैट इज v²/r। अब आप जानते हैं सेंटर से लेके कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ये होती है a/√3। तो यहाँ पे r की जगह आप लगा सकते हो
a/√3², ठीक है, जिससे आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, याद रखिए टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यह आ जाएगा √3g(m), एक कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड बाई a² इज इक्वल टू यहाँ पे ω², और r के बदले आप लगा लेंगे a/√3, है ना। ठीक, यहाँ से आपको बेटा ओमेगा मिलेगा तो टाइम पीरियड आप निकाल पाओगे 2π/ω करके। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, सिंपल है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा सवाल ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा आप रुक लो, इस पे भी आएंगे हम सवाल पे। कह रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि भाई हमारे पास मान लो एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है, इस स्क्वायर के एंड्स पे यहाँ पे एक मास है, 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 m m m m a और a। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि चलिए एक बात बताइएगा, सेम सवाल ले लेते हैं कि ये एक सर्कल पे जा रहे हैं, है ना, सर्कल पे जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा सर्कल पे जाने की वजह से व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। सिर्फ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, और कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। देखो इस मास को पकड़ लेते हैं, एंड वाले मास को, इसको, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो इधर की तरफ होगा, दैट विल बी gm² सही a², और एक फोर्स इधर की तरफ होगा, वो भी होगा gm² a²। एक फोर्स यहाँ से आएगा, है ना, जो इधर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूँ तो दैट विल बी gm², ये डिस्टेंस आएगा ना √2a, डायगोनल √2a का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे f कह दूँ, इसे भी f कह दूंगा, तो ये जो बनेगा ना, ये बनेगा gm²/2a²। gm²/a² तो f है, तो ये f/2 आ जाएगा। अब देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो f है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो f है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तुम जानते हो 90 डिग्री पे, तो √2f इधर की तरफ, और उधर की तरफ ही एक फोर्स है f/2, है ना। तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा ना, वो कितना होगा, f नेट बता रहा हूँ मैं, जो सेंटर की तरफ लगेगा दैट विल बी f/2 प्लस √2f, यानी f कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2√2/2, तो f का वैल्यू आ जाएगा gm²/a², 1 + 2√2/2, है ना। अब आप जानते हैं टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी। स्पीड निकालते हैं पहले, gm²/a² इंटू 1 + 2√2/2, इसको इक्वेट कर देंगे हम mv²/r से। r हो गई ये रेडियस जिसमें ये घूम रहा है, और अगर मैं r तुमसे बोलूँ ना, डायगोनल का आधा, √2a/2, है ना। r का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आप यहाँ से, v आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, gm²/a² इंटू 1 + 2√2/2, इसको करूँगा मैं इक्वेट mω²r के। ठीक है, और यहाँ से मुझे ओमेगा मिलेगा, ओमेगा के बाद मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π/ω वाली फार्मूला से। ठीक है, जानते हैं ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सवाल, देयर आर 6 स्टार्स ऑफ इक्वल मास, 6 सितारे हैं, स्टार्स हैं जो इक्वल मास के हैं, और वो मूव कर रहे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम such that they always lie on the vertices of regular hexagon of side A, their common time period of revolution। फिर से वही सवाल, एक सिंपल सा सवाल नहीं है इसमें हेक्सागन, ठीक है, कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, हाँ इससे बना सकते हैं। सुनिएगा, जैसे मान लो, ओके स्टार्ट करते हैं, ये है एक साइड इसका हेक्सागन का, दूसरा साइड है, थोड़ी डायग्राम बड़ी बना रहा हूँ मैं ताकि समझ आ सके किधर है, ये किधर है, ठीक, और ये इधर है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे जो मास है ना वो m है, यहाँ पे भी 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 m मास है, और यहाँ पे भी m मास है। ठीक है, अब मुझे निकालना है, ये सारे सर्कल पे घूम रहे हैं, ऐसा सवाल कह रहा है कि सर्कल पे घूम रहे हैं, इस तरह से टाइम पीरियड बताना है एक एक का, हर किसी का टाइम पीरियड वैसे सेम ही होगा, तो वही बताना है टाइम पीरियड, कॉमन टाइम पीरियड क्या होगा।
चलिए मुझे बताइए, इस वाले को पकड़ लेते हैं। इस पर एक फोर्स होगा इधर विच इज़ सिंपली F1, एक फोर्स होगा इधर विच इज़ F2। ठीक है, ये और ये इन दोनों ने लगाया है। ठीक है, अब ये F1 और F1 कितना होगा, दैट विल बी सिंपली GM इंटू एम यानी m², और साइड दे रखा है मुझे A, तो क्वेश्चन में ही बोला है वैसे, GM²/A², और ये फोर्स जितना है उतना ही F2 भी होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मास है ये इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से फोर्स लगाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये मान लो F3 है, और ये वाला जो मास है ना इधर, ये फोर्स लगाएगा इधर से, ये मान लो F4 है। ठीक, अच्छा F3 और F4 के बारे में क्या ख्याल है। F3 विल बी GM इंटू m² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अगर ये 120 डिग्री है ये, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी √3a, है ना। कैलकुलेट कर लेना ट्रायंगल से। ठीक है, इतना मैथ्स तो आता होगा। तो ये डिस्टेंस बन जाएगी √3a, तो मैं लिख रहा हूँ √3a होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी सिंपली GM²/3a², है ना, बिल्कुल। और इतना ही होगा हमारे पास F4। ठीक, एक फोर्स इधर से लगेगा F5, F5 कितना होगा शाबाश, दैट विल बी सिंपली GM², अगर ये A है ये भी A है तो 2a, सेंटर से है ना 2a²। ओके, अगर मैं इसे F कह दूं तो इस हिसाब से ये बनेगा F/3, है ना, और इस हिसाब से ये दोनों जो है वो बनेंगे, ये बनेगा F/2। तो ज़रा गौर किया जाए क्या है स्टोरी हमारे पास। अब लास्ट पे यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है। ये जो फोर्स है ये F है, ये F है, और ये 120 डिग्री के एंगल पे है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आ गया होगा आइडिया। नेट फोर्स इधर से आएगा इन दोनों की वजह से, और जो नेट फोर्स इन दोनों की वजह से आएगा वो आएगा F। 120 डिग्री पे जब दो फोर्सेस होते हैं ना तो नेट फोर्स F ही आता है अगर इक्वल है तो। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, सेकेंड दूसरे कलर से बना लेते हैं। एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है। ये जो है ये है F/3 और ये भी है F/3। ज़रा आप मुझे बता सकते हैं ये कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होंगे। शाबाश, ये 120 डिग्री है ना ओवरऑल में, तो ये 30, ये 30, ये भी 30, ये भी 30, हाँ हो गया ना 120। तो 30 मतलब ये दोनों 60 के एंगल पे हैं, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं। और तुम जानते हो जब दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, रिजल्टेंट कहाँ से होता है, रिजल्टेंट इधर से ही होता है, बीच से, है ना। और वो रिजल्टेंट कितना होता है, √3 टाइम्स F/3। सही जा रहा हूँ, हाँ। और इधर की तरफ एक फोर्स और भी है, उसको भूल मत जाना, वो कितना है, वो लास्ट पे है F/2। सही बात है क्या, हाँ। तो अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकंड, नेट फोर्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली √3 F/3 प्लस F/2 प्लस F, है ना। तो F आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा √3/3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो मैं लिख सकता हूँ GM²/A², √3 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, है ना। ठीक है, अब यही नेट फोर्स आप इक्वेट करोगे किसके, शाबाश, m⍵² r के। r तो यहाँ पे a ही है, जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस ये है, ये a ही है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह a कर दोगे, वहाँ से ओमेगा आएगा और ओमेगा की मदद से टाइम पीरियड आएगा 2π/ω। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। सही है क्या, ज़रा एक बार चेक कर लो। ये दोनों GM²/A², ये भी है GM²/√3a²। F5 कितना है, इधर एक मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, 2a² है ये, तो ये बनेगा F/4। ओ सॉरी, ये F/4 बन जाएगा बेटा। तो यहाँ F/2 नहीं आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बनेगा F/4, तो 1/4 है, सॉरी। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, क्या मैं कर दूँ सॉल्व या आपको आ जाएगा,
सॉल्व करूँ? ठीक है, देख लेते हैं। जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा, इसको √3/3 को रैशनलाइज करके लिख सकते हैं 1/√3, है ना, 1/4 + 1। यह आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, आर के बदले ए है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू आएगा GM अपॉन ए स्क्वायर 1/√3 1/4 + 1, और डिवीजन में यहाँ ए है तो a³ बन जाएगा ये, और इसका रूट ये आ गया, टी आ जाएगा 2π/ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा a³ डिवीजन में GM, ठीक है, 1/√3 + 1/4 + 1, ठीक है। देन देयर इज अ सिंप्लीफिकेशन, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक सवाल है, वो विद आंसर है, ठीक। देयर आर 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m1, 3 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है m1, वो रखे गए हैं कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है m2 मास का, जो यहाँ रखा गया है मिड पॉइंट पे, ड्यू टू द सिस्टम हमें इस m2 पे टोटल फोर्स निकालना है। ज़रा चेक करते हैं m2 पे टोटल फोर्स कितना आएगा। एक मिनट, पहले तो इस m2 पे यहाँ से एक फोर्स लगेगा और c भी इधर से फोर्स लगाएगा। अब ये दिख रहा है कि इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर होगा, क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम ही है। चलो, ये भी x ये भी x, तो ये और ये कटेगा, तो इस पर नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। पहले ये फोर्स निकालने के लिए h निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, cos 30 का रेशो निकाल लेते हैं। cos 30 इज h अपॉन l/3, दिस इज √3/3, तो 3h/l, तो h आ जाएगा √3/9 इंटू l, हाँ। तो ये फोर्स लिखा जा सकता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक। ये l/3 साइड खुद दिया है इसने, हाँ, √3h डिवाइडेड बाय पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ सही है। अगर इसने रैशनलाइज किया होगा शायद इसको, ये है ना 3/9 √3, 3 1 3 यार, 2 कहाँ से आया, कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे गलती की है, √3/2 है ये, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। h इज √3/6 इंटू l, रैशनलाइज करने पे ये आएगा, सही है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक, या दिखाओ मैं, नहीं इट्स इजी, वैसे कैन डू इट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट यू कैन डू दैट। स्क्वायर वाला केस तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो ये करते हैं सॉल्व, मैं करता हूँ सॉल्व इसे, ठीक है। आप बस लास्ट पे आंसर बता देना, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आधे पार्ट पे है ना, 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है कैपिटल M और स्मॉल m, उनको रखा गया है, पहले ऐसे रखा गया है, फिर बाद में ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। हमें बताना है इन कन्फिग्रेशंस में से, अच्छा अरेंज करना है एज पर फोर्स, जो कैपिटल M पे फोर्सेस लगेंगे ना, हमें देखना है किस वाली कन्फिग्रेशन में कैपिटल M पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। पहला वाला ले लेते हैं, ये कैपिटल M है, स्मॉल m, यहाँ देखते हैं कितना फोर्स लगेगा क्या कैपिटल M पे। एक तो इधर से फोर्स होगा इस पर, दैट इज Gm इंटू एम डिवाइड बाई d², और वो भी लगाएगा उधर ही फोर्स, वो होगा Gm इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ पे 2d है, 2d², तो आएगा Gm इंटू एम अपॉन d² ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 + 1/4, तो 5/4 Gm इंटू एम अपॉन d², ठीक है, ओके। ये आएगा पहले केस में, फर्स्ट में यही फोर्स आएगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ कैपिटल M है, इस कैपिटल M को यहाँ से अट्रैक्शन होगी, ये फोर्स होगा Gm इंटू एम अपॉन d², यहाँ से होगी वो होगा Gm इंटू एम अपॉन d²। अच्छा, ये दोनों अपोजिट में माइनस करके 0 आएगा, हाँ जी। तीसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले में तो फोर्स 0 आ गया, तीसरे वाले केस में देखते हैं, ये m है, यहाँ पे ये कैपिटल M है और ये भी m है। अच्छा, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, वो होगा Gm इंटू एम अपॉन कितना डिस्टेंस है, अच्छा d है, ये d², और ये भी होगा Gm इंटू एम अपॉन d², 90 डिग्री के एंगल पे है,
तो रिजल्टेंट आएगा √2 GM×m/d²। ठीक है, लास्ट वाला फोर्स, यहाँ m है और यहाँ भी m है। एंगल कितना दे रखा है, कुछ नहीं है, मान लो थीटा है। ठीक, अच्छा इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, ये होगा GM×m/d² और ये भी होगा GM×m/d²। वेक्टर याद करो, अभी मैंने पढ़ाया था, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री के ना थीटा डिग्री के एंगल पे होंगे तो नेट फोर्स जो आएगा ना वो आता है GM/m/d² ट्वाइस ए cos ऑफ θ/2, है ना, ट्वाइस ए cos ऑफ θ/2। सही बात है। अब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके 90 तक कुछ भी। तो cos थीटा अगर मैं 0 कर दूँ तो cos 0 0 ही आएगा, cos 0 1 आएगा सॉरी। और अगर 90 कर दूँ, 0/2 है ना 90, तो 90/2 यानी 1/√2। रैशनलाइजेशन करें तो √2/2। हाँ ठीक। तो अगर चेक किया जाए यहाँ फोर्स जो है वो कितना होगा, नेट फोर्स, मुझे लगता है अगर ये cos 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब हमारा वैल्यू 1 से √2/2 के बीच में आएगा, तो ये नेट फोर्स ज़्यादा ही होगा, √2 GM/m/d² से ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चारों फोर्सेस आपके पास हैं, तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देख लो किस में ज़्यादा है किस में कम, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्फीयर्स ईच ऑफ मास m are placed on the x-axis at the distance of 12486 meters from the origin। अच्छा, सवाल तो वैसे सिंपल लग रहा है, x-axis है ये। ठीक, masses are placed at the distance of 1 meter। ठीक है, अगर इसे origin मान लिया जाए 0,0, पहले एक मास m है जो यहाँ रखा गया है x = 1 पे, दूसरा मास m है जो x = 2 पे रखा है, तीसरा मास m है जो x = 4 पे रखा है, यहाँ पे एक मास m है जो x = 8 पे रखा है, अच्छा एक मास m x = 16 पे रखा है, एंड सो ऑन। ठीक है, फ्रॉम द ऑरिजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ऑरिजिन, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पड़ा, ये कम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m एट ऑरिजिन। एक मास है कैपिटल M जिसको ऑरिजिन पे रखा गया है, आपको बताना है इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, अच्छा पहले तो ये लगाएगा फोर्स अपनी तरफ, ये भी लगाएगा फोर्स अपनी तरफ, ये भी लगाएगा फोर्स अपनी तरफ, तो सारे फोर्सेस एक तरफ होंगे, है ना। ज़रा बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा शाबाश। इसकी वजह से जो होगा वो होगा GM×m/डिस्टेंस दैट इज़ 1²। इसकी वजह से होगा दैट इज़ GM×m/2²। इसकी वजह से GM×m/4²। डैश डैश डैश, यहाँ से GM×m कॉमन, ये बचेगा 1 + 1/2², 1/4², इसके बाद 1/8² डैश डैश डैश। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली एक GP है ना, 1 + 1/4, 1/16, 1/64 डैश डैश डैश। कोई भी दो टर्म्स उठाकर डिवाइड करोगे ना तो कॉमन रेशो 1/4 आएगा, है ना। तो ये आएगा GMM बाई, ये इन्फिनिटी तक का सम पता है आपको GP का, A / 1 - R, R इज कॉमन रेशो, A इज फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1/1 - R का वैल्यू है 1/4, ये बन जाएगा GMM 1 / दिस इज 3/4। सही कह रहा हूँ मैं, 4/3 GMM, है ना। ठीक ठीक, 4/3 GMM, और किधर की तरफ, सारे इधर की तरफ लग रहे हैं तो I कैप, है ना। ठीक, ओके क्लियर। अब जो सवाल छोड़ा था कहाँ गया वो, किधर 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 किधर, यहीं पे था ना शायद किसी जगह पे, हाँ ये वाला, हाँ ये आप होमवर्क है आपका, ये भी यही है, अच्छा यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप सुपरपोजिशन आपको समझ आया होगा, है ना। सुपरपोजिशन पे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा।